गांव की बहू के आंसू पोंछने खड़ी हुई 5 शहरी बहुएं। शहर के बीचों बीच सीमा अपने 6 बेटों के साथ रहती है। परिवार मिडिल क्लास लेकिन खुशियों से भरा है। सभी लोग साफ दिल के होते हैं। वहीं सीमा थोड़ी दिखावटी और लालची स्वभाव की होती है। मानना पड़ेगा अश्वनी जी, आपने क्या बहू पसंद की है। चांद के टुकड़े की तरह सुंदर है। अरे सिर्फ सुंदर थोड़ी ना है, उसका ड्रेसिंग सेंस और उसकी बातचीत भी कितनी अच्छी है। यहाँ तक कि उसने एमबीए किया है और इंग्लिश तो जैसे रेडियो की तरह बोलती है। तुम लोग भी क्या कब से उस अश्वनी की तारीफ कर रहे हो। देखना, जब मैं अपने बेटों के लिए बहू लाऊंगी तो देखते रह जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, जब आप लेकर आइएगा तब हम यही रहेंगे, देख लेंगे कैसी पसंद की है आपकी और आपके बेटों की। एक तरफ सीमा बहुत अमीर और सुंदर मॉडर्न बहू लाने की फिराक में बैठी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा का बड़ा बेटा गौतम गांव में काम करते करते वहां की एक लड़की गौरी को धीरे धीरे पसंद करने लगता है। और फिर एक दिन, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मुझसे? लेकिन आपको मुझसे क्या बात करनी है? वो दरअसल मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या आप मेरे घर की बहू बनना पसंद करेंगे? क्या मैं? आप मुझे क्यों पसंद करते हैं? मैं कहाँ गांव के गंवार और आप शहर के अमीर बिजनेसमैन। मेरे लिए गरीबी मैटर नहीं करती, और वैसे भी मैं भी ज़्यादा अमीर नहीं हूँ। मैं मिडिल क्लास घर से हूँ। मुझे तुम्हारी सादगी, समझदारी और ख़ास करके तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे घर की बड़ी बहू होने का पूरा अच्छे से फ़र्ज़ निभा पाओगी। अगर ऐसी बात है तो मेरी तरफ से हाँ है, लेकिन आपको मेरे घर वालों से बात करनी पड़ेगी। और क्या आपके घर वाले मुझे अपनाएंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। इतना कहकर गौतम गौरी के साथ उसके घर जाता है और उसके माता पिता से शादी की परमिशन लेकर गौतम गौरी एक साथ मंदिर में शादी करते हैं और फिर अपने घर, अपने शहर पहुंचते हैं। दरवाजे की घंटी बजाते ही पूरा परिवार गौतम के आने की खुशी में बाहर आता है, लेकिन फिर तभी। गौतम, तू ये किसे ले आया है अपने साथ? कौन है ये? माँ, वो मेरी पत्नी है, इस घर की बहू। वो, मैंने इससे शादी की है। भैया, इतनी क्या जल्दी थी शादी करने की? कम से कम हमें तो बता दिया होता। हाँ भैया, कम से कम हमें तो बता दिया होता, हम आ जाते आपकी शादी में। अकेले अकेले शादी कर ली और अब सीधा भाभी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। अरे तुम सब लोग धीरे थोड़ा बोलो, किसी पड़ोसी ने देख लिया तो हंगामा मच जाएगा। सीमा, जल्दी गृह प्रवेश करवाओ, बाकी बातें हम लोग घर में करेंगे। श्यामलाल की बात सुनते ही सीमा गौरी को ऊपर से नीचे तक देखने लगी, और गांव की गौरी अपनी माँ की साड़ी, सिर पर घूंघट, मोटी बिंदी और चटक लिपस्टिक के साथ बिखरे बालों में खड़ी होती है। ये गांव की गंवार बनेगी इस घर की बहू? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बड़े बेटे की शादी अपनी पसंद से करवाऊंगी, लड़की अपने लेवल की लाऊंगी। लेकिन माँ, मैं अब गौरी से शादी कर चुका हूँ, और आप मानो या ना मानो, वही इस घर की बड़ी बहू है। आपको उसे अपनाना होगा। नहीं, ये लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। मैंने ना जाने कितने अरमान देखे थे और तूने उन सबको चुटकियों में तोड़ दिया। माँ, अगर आप गौरी को अपने घर की बहू नहीं मानेंगी तो मैं भी गौरी के साथ इस घर से चला जाऊंगा। अगर मैं गांव की इस लड़की को नहीं अपनाऊंगी तो मेरा बेटा चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर सीमा बिना कुछ कहे गौतम और गौरी की आरती कर उन दोनों का गृह प्रवेश करवाती है और हॉल में। बहू, आज से तू इस घर की बड़ी बहू है और यहाँ की जिम्मेदारियां अब तुझे ही संभालनी है। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। आइंदा मुझे माँ जी नहीं, मम्मी जी या फिर मॉम कहना, और चाहे शादी जैसे भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में अपना चुकी हूँ। थैंक यू सो मच माँ, आपने मेरी पसंद की लड़की को अपना लिया। गौरी, मैंने कहा था ना, मेरी माँ मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन सीमा के मन में एक अलग तूफान चल रहा होता है। और फिर अगले दिन से सीमा गौतम के सामने गौरी से बड़े प्यार से बातें करती है और गौतम की पीठ पीछे गौरी को डराना, धमकाना और परेशान करना शुरू कर देती है। बहू, इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तो इस घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहे, मुझे घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब गांव की लड़की हो, गाय के गोबर के बीच पली बड़ी हो, क्यों काम करने में कोई दिक्कत होगी? ये सुनते ही गौरी उदास हो जाती है और घर के कामों में लग जाती है। गौरी अच्छे से घर संभालने लगती है और सबके दिलों में जगह बनाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर सीमा। मैंने सोचा था ये गांव की गंवार घर का काम नहीं करेगी और मैं घर वालों को इसके खिलाफ भड़का दूंगी, लेकिन ये तो घर का काम मुझसे भी ज्यादा अच्छे से संभाल रही है, और अब तो कुछ करना पड़ेगा। सीमा अपने शतरंज जैसे दिमाग को चलाकर शकुनी जैसा पासा फेंकती है।
माँ, माँ, अरे गौरी सुनो ना। गौतम की आवाज सुनकर सीमा और गौरी तुरंत दौड़े दौड़े आती हैं। हाँ बेटा, बोल क्या हुआ? माँ, गौरी, मैंने आपको कहा था ना आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरी व्हाइट शर्ट बिल्कुल साफ होनी चाहिए। मैंने तो इसे बहुत अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखाया था, ये गंदी कैसे हो गई? गौरी अब झूठ मत बोलो, अगर तुमने कपड़े धोए होते तो ये इतने गंदे कैसे होते? बेटा इस तरह चिल्ला मत, ये तो बहू ने धोया है, बेचारी अभी नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तू परेशान मत हो, तू कुछ और पहन ले। ठीक है माँ। गौतम दूसरी ड्रेस पहनकर चला जाता है और गौरी सोच में डूबी रह जाती है कि आखिरकार ये कपड़े गंदे हुए कैसे। वहीं सीमा, अब धीरे धीरे इस लड़की को मैं गौतम के सामने इतना नीचे गिरा दूंगी कि दोबारा ये कभी उसके दिल में जगह नहीं बना पाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है। अब इसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आंसुओं से भर जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। कपड़े गंदे करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सीमा का हाथ होता है। इसी तरह अब हर दिन सीमा जानबूझकर गौरी के काम बढ़ा देती। तभी कभी बर्तन छुपा देती है, तो कभी कपड़ों में मिट्टी, तो कभी खाने में नमक मिला देती और बेटे के सामने मीठा व्यवहार करती। और धीरे धीरे इन सब का एहसास गौरी को होने लगता है। फिर एक दिन, अच्छा, तो ये महारानी विक्टोरिया पोछा लगा रही है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर सीमा तुरंत चाय पीते हुए जाती है और जानबूझकर चाय गिरा देती है। मम्मी जी, ये क्या किया आपने? अब मुझे दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा। अगर दोबारा 2 हाथ मार देगी तो तुम मर नहीं जाओगी। साफ कर दोबारा, वरना तेरा वो हाल करूंगी कि आईने में खुद का चेहरा देखकर ही तेरी रूह कांप जाएगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं अभी पोछा लगा देती हूँ। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ ठीक है, और ध्यान रहे, पोछा नाम के लिए नहीं बल्कि जमीन चमकाने के लिए लगाना है। पोछा लगने के बाद जमीन में तुम्हारा चेहरा देखना चाहिए, समझी? जी ठीक है मम्मी जी, मैं अच्छे से पोछा लगाऊंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गौरी बहुत ज्यादा डरकर घबरा जाती है और तुरंत दोबारा जल्दी पोछा लगाने लगती है। और फिर रात को, अरे ये खाना है या जहर? भला खाने में क्या कोई इतनी मिर्च डालता है? हाँ भाभी, अरे कोई इतना तीखा खाना बनाता है क्या? मेरा पूरा मुंह लाल पड़ गया। लेकिन जब मैंने खाना चखा था तो खाना बिल्कुल परफेक्ट था, अचानक मिर्च ज्यादा कैसे हो सकती है? तो बहू, तू क्या कहना चाहती है? हम लोग झूठ बोल रहे हैं, जानबूझकर तुझे फंसा रहे हैं? नहीं, वो दरअसल अगली बार खाना बनाने का मन ना हो तो बताना, लेकिन ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। बिना गलती के सभी की डांट सुनकर गौरी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और आए दिन अब हर रात गौरी रोकर ही सोया करती है। फिर एक दिन, अरे इस चाय में तो चीनी नहीं बल्कि नमक है। क्या चीनी? मैं तो चीनी ही डाली थी। तो तुम्हें क्या लगता है माँ झूठ बोल रही है? कभी कभी मुझे लगता है कि माँ का फैसला ही सही था। मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी है। चीनी की जगह नमक डालती हो, नमक की जगह चीनी। गांव की गवार ही हो तुम। अरे बेटा रहने दे, इस तरह मत बोलो, उसे बुरा लगेगा। मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। हाँ, मैं ही गलत था। आप तो बहुत अच्छी हैं। मुझे इसकी मैच्योरिटी और समझदारी देखकर लगा था कि ये घर संभाल लेगी, लेकिन इसे तो कोई काम ढंग से करना ही नहीं आता। गौतम की बातें सुनकर गौरी को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और फिर एक दिन देर रात जब गौरी सारा खाना खत्म करके कमरे में जाती है तो सुबह से काम करके थक गई थी, गांव में भी इतना काम नहीं करना पड़ता था। क्या हुआ, थक गई हो? आखिरकार मैं भी तो एक इंसान हूँ, सुबह से रात तक काम करती रहूंगी तो थकान तो होगी ही ना। क्यों और कैसे होगी भला थकान? कोई काम तो तुम्हें ढंग से करना आता नहीं है। वो तो मेरी माँ अच्छी है जो तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करती है। गौतम पहली बार गौरी पर बहुत चिल्लाता है और भला बुरा बोलकर सो जाता है। वहीं गौरी फूट फूट कर बिस्तर के कोने में लेटी रोने लगती है। आज गौतम जी ने मुझे इतनी बुरी तरह से सुनाया और ये सब कुछ मम्मी जी की वजह से हो रहा है। वो मुझे पसंद नहीं करती है, उनकी वजह से मुझे काम बार बार करने पड़ते हैं। इस घर में कोई भी मुझे समझने वाला नहीं है। क्या मेरे आंसुओं की कोई अहमियत नहीं है? गौरी रोते रोते पूरी रात काट देती है। उसके आंसुओं को पोंछने वाला कोई भी नहीं होता। दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद सीमा अपनी पसंद की लड़कियों से अपनी 5 बेटों की शादी करवा देती है और फिर धूमधाम के साथ गृह प्रवेश करवाती है। अरे और डीजे वाले, शादी में खाना नहीं खाया क्या? डीजे थोड़ा तेज करो, लगना चाहिए सीमा के घर की बहुओं का गृह प्रवेश है। वाह सीमा, मानना पड़ेगा, मिडिल क्लास होने के बावजूद इतनी धूमधाम से अपनी 5 बहुओं का गृह प्रवेश करवा रही हो। हाँ हाँ,
तो बहुए भी तो लाखों में एक है। अरे वो देखो, आ गई मेरी बहुए, मेरे घर की पांचों लक्ष्मी। सीमा इतना कहती है कि तभी पांचों बहुएं मॉडर्न स्टाइलिश लहंगा, हाथों में घड़ी और हल्की मुस्कान के साथ दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। वहीं पांचों की जेठानी गौरी साधारण कपड़ों में सभी को चाय नाश्ता दे रही होती है। वैसे एक बात तो है सीमा, तेरी पांचों बहुएं और तेरी बड़ी बहू में कितना फर्क है। पांचों को हिनूर और तेरी बड़ी बहू गंवार लगती है। हाँ, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, मजबूरी थी, अपनाना पड़ा। तुम उसे छोड़ो, इन पांचों को देखो। ये तो हमारी जेठानी है ना, ये लोग हमारी जेठानी के बारे में ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। हाँ सच में मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, पहला दिन है ना, चुप रहना पड़ेगा। पांचों बहुओं को अपनी जेठानी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में सोने चली जाती है। और फिर अगली सुबह पहली रसोई में देखना मेरी पांचों बहुएं क्या जादू करती है, रसोई में ऐसा तड़का लगाएंगे कि पूरा मोहल्ला महक उठेगा। हाँ हाँ, चलिए चलिए, हम भी देखते हैं सच में कोई कमाल होता है या बस उड़ती उड़ाती बातें हैं। एक तरफ सीमा सभी मेहमानों के सामने इतरा रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ किचन में यहाँ हमें कुछ बनाना नहीं आता है और मम्मी जी यहाँ मेरी तारीफों के पुल बांध रही है। एक काम करते हैं, यूट्यूब से देखकर मीठे में हलवा बना देते हैं, आसान भी होगा और जल्दी भी बन जाएगा। ये सोचकर पांच बहुएं हलवा बनाने का फैसला लेती हैं, लेकिन पहली बार काम करने की वजह से हर बार जल जाता है, जिसकी खुशबू सूंघकर किचन के बगल में झाड़ू लगा रही गौरी किचन में जाती है। जेठानी जी, वो दरअसल गलती से, कोई बात नहीं, गलती हुई है तो वो तो सबसे होती है, मैं समझ सकती हूँ। आप लोग हटिए, मैं हलवा बना देती हूँ, बस आप लोग किसी को बताइएगा मत। जेठानी जी आप कितनी अच्छी हैं, मेहनत करेंगी और क्रेडिट भी नहीं लेंगी, आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। श्रुति की बात सुनकर गौरी हल्का मुस्कुराती है और तुरंत दूध और चीनी डालकर सूजी को भूनकर हलवा तैयार करती है और पांचों बहुएं अपने नाम से ले जाकर सभी को वो हलवा खिलाती हैं। देखा, मैंने कहा था ना मेरी बहुएं लाखों में एक है, फैशन भी जानती है और किचन का काम भी। हाँ वो तो है, आपकी बहुओं ने तो बहुत ही टेस्टी हलवा बनाया है। सच में इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न बहू, कपड़ों से लेकर रसोई तक सब कुछ आता है। हाँ माँ, मानना पड़ेगा, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। आपकी वजह से हमें इतनी अच्छी पत्नियां मिली हैं, जिन्हें खाना बनाने से लेकर फैशन तक सब कुछ आता है। आज की सारी तारीफ जेठानी जी की वजह से हो रही है, वो कितनी ज्यादा अच्छी है। जेठानी जी की वजह से आज सबके सामने हमारी इज्जत बच गई, वरना न जाने कितनी डांट सुननी मिलती। इस तरह गौरी की इज्जत उसकी देवरानियों की नजर में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब दिन बीतते हैं, गौरी पहले की तरह ही लगातार सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। फिर एक दिन, देवरानी जी पैर हटाइए ना, पोछा लगाना है। जेठानी जी आप सुबह से शाम तक काम में ही लगी रहती हैं, आप थकती नहीं है क्या। हाँ जेठानी जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, सुबह से आप ही काम कर रही हैं। देवरानी जी अब तो इन सब की आदत हो गई है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं कर लूंगी। इतना कहकर गौरी पोछा लगाने लगती है और सभी देवरानियां सोच में पड़ जाती हैं। फिर अगले दिन रात को किचन में, मैं तो यहाँ पानी पीने आई थी, लेकिन ये क्या जेठानी जी, आप अभी तक किचन में काम कर रही हैं। आयशा की आवाज सुनकर नींद में बर्तन धो रही गौरी घबरा जाती है। कौन है, कौन है। अरे अरे संभल कर जेठानी जी, हाँ मैं, आप घबराइए मत। हाँ जेठानी जी, और इतनी रात गए आपको किचन में काम करने के लिए किसने कहा। अभी मैं कैसे बताऊंगी, ये सब करने के लिए मुझे मम्मी जी ने कहा है। जेठानी जी आपकी आंखें लाल हो गई हैं, साथ ही काले गड्ढों से भर गई हैं। क्या आप रातों को रोती हैं। ये तो बस रात को नींद पूरी होने की वजह से हुआ है, मैं रोती नहीं हूँ। इतना कहकर गौरी आंखें छुपाकर काम में लग जाती है और ये सब देखकर आयशा कुछ तो गड़बड़ है इस बात का एहसास हो जाता है। एक दिन कमरे में, बेचारी जेठानी जी दिन भर काम करती रहती है, आखिरकार उन्हें कोई रोकता क्यों नहीं है और कोई उनकी मदद क्यों नहीं करता। हाँ, और मम्मी जी जैसा हमारे साथ व्यवहार करती है वैसे जेठानी जी के साथ क्यों नहीं करती। जरूर कोई बड़ा रहस्य है, लेकिन आखिर क्या है वो रहस्य जिसकी वजह से जेठानी जी को दिन रात काम करना पड़ता है और उनकी आंसू की अहमियत समझने वाला कोई भी नहीं है। यही तो पता लगाना है हमें, और साथ ही हमें जेठानी जी की ढाल बनकर खड़ा होना है। सबके सामने हम 5 हैं और वो बेचारी अकेली, हमें उनका साथ देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, हम जेठानी का साथ जरूर देंगे, भले ही उसके लिए हमें माँ के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। हम इस बात का पता लगाकर ही रहेंगे कि आखिरकार बात क्या है जिसकी वजह से वो घुट घुट कर जीती हैं और कौन है इन सबके पीछे। पांचों एक साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं, तभी उन्हें कमरे के बाहर से रोने की आवाज आती है। ये रोने की आवाज कैसी है, इस वक्त कौन रो रहा है। चलिए चलकर देखते हैं, मेरे ख्याल से ये आवाज जेठानी जी की होगी।
ये सोचकर पांचों बाहर जाती हैं और स्टोर रूम में बैठकर अंधेरे में मकड़ियों के जालों के बीच फूट फूट कर रो रही गौरी को देखती हैं। जेठानी जी, सब ठीक तो है? आप इस तरह रो क्यों रही है? नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही, वो तो बस। जेठानी जी, आप हमसे मत छुपाइए, हम आपकी बातों को समझ सकते हैं। अपनी बहन समझकर आप हमें अपना दुख बताइए। करीना की बातें सुनकर पहली बार गौरी को ऐसा लगता है कि उसके ससुराल में कोई उसका अपना है, जिसकी वजह से उसकी आंखों के आंसू नदियों की तरह बहने लगते हैं। इस घर में कोई मुझे पसंद नहीं करता। मम्मी जी जानबूझ के मेरा काम बढ़ा देती हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं गांव से हूँ। आप लोगों की तरह मेरा फैशन सेंस अच्छा नहीं है। आप लोगों की तरह आसपास के लोग मेरी साड़ी की तारीफ नहीं करते, इसी वजह से। तो क्या सिर्फ इस वजह से आप इतने दिनों से सारी चीजें झेलती आ रही हैं? आपने बड़े भैया को भी नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर के आपसे रिश्तों में मेरी वजह से दरार आए। जेठानी जी, आप खुद इतना दुख सहकर परिवार के बारे में सोच रही हैं। सच में आप जैसी महान औरत मैंने आज तक नहीं देखी। जेठानी जी, आज से आप अकेली नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। हाँ जेठानी जी, बस आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। हम आपका साथ देंगे, लेकिन खड़ा होना आपको होगा। पांचों शहरी बहुएं अपनी गांव की जेठानी का सहारा बनती हैं और फिर अगले ही दिन से सास पर नजर रखना शुरू कर देती हैं। अच्छा, तो तू बड़ी बहू ने यहाँ रखे हैं सारे प्रेस किए हुए कपड़े, अभी बताती हूँ इसे। सीमा उन सारे प्रेस किए हुए कपड़ों को जमीन पर फेंक कर पैरों से कुचल देती हैं और तुरंत गौरी को बुलाती हैं। ये क्या हाल बना रखा है तुमने कमरे का? सारे कपड़े इस तरह फैला क्यों रखे हैं? मम्मी जी, वो दरअसल सब समझती हूँ मैं तेरी कामचोरी वाली हरकतें। चुपचाप इन कपड़ों को प्रेस कर, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी। सीमा की आवाज सुनकर डर कर गौरी सारे कपड़े फिर से प्रेस करने लगती है और ये सारी चीजें छुपकर पांचों बहुएं देख रही होती हैं। इसका मतलब जेठानी जी सच कह रही थी। इतना सब कुछ देखने के बाद अब हम चुप नहीं रह सकते। मम्मी जी की असलियत सबके सामने लानी ही होगी, और इसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। सुनिए सब। माया सभी को आइडिया बताती है और शाम को सभी घर वालों को इकट्ठा करके सीमा के डबल फेस और झूठे दिखावे का खुलासा कर देती है। माँ, आपने ये क्या किया? आप जानबूझकर भाभी के साथ ये सब करती थी। आपकी वजह से मुझे हमेशा लगता रहा कि गौरी से शादी करने का फैसला मेरा गलत था, लेकिन असलियत में गलती तो आपकी है। तुम लोग किस गलती की बात कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। मम्मी जी, अब बातें छुपाकर कोई फायदा नहीं है। अब जेठानी जी अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ हैं। हाँ, हम सब उनके साथ हैं, और हमारे पास आपकी चली गई चालों के अलग अलग वीडियो भी हैं, प्रूफ है हमारे पास। क्या? क्या प्रूफ? कैसा प्रूफ? आपकी सारी काली करतूतों का प्रूफ। ये सुनते ही सीमा तुरंत घबरा जाती है और उसके सिर से तुरंत पसीना टपकने लगता है। हाँ, किया है मैंने ये सब कुछ। मैंने ही किया है दाल में नमक ज्यादा करना और यहाँ सब्जियों में मिलावट। इन सब के पीछे मेरा हाथ है। लेकिन क्यों माँ? आपने ऐसा क्यों किया गौरी के साथ? और आप मेरे सामने तो बहुत अच्छा बनती थी, तो फिर अचानक ये सब कुछ? अचानक नहीं, बल्कि उस दिन से जिस दिन तू गौरी को मेरे घर की बहू बनाकर मेरे घर की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। ये सुनते ही सभी चुप हो जाते हैं और तभी सीमा आंखों में आंसू लेकर कहती है, लेकिन अब तुम सब लोग मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहू को पहचान नहीं सकी। मुझे लगा गांव की बहू क्या ही घर संभालेगी, लेकिन बहू से अच्छा इस घर को कोई नहीं समझ सकता। अब मैं बहू का काम नहीं बढ़ाऊंगी। मम्मी जी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। हाँ, वो आज से इस घर की बेटी है। बेटी, मैंने तुझे अपना लिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं अपनी गलती दोहराऊंगी नहीं। मतलब अब इस घर में भेदभाव नहीं, बल्कि अपनापन और प्यार होगा। अब आएगा असली मजा। करीना की बात सुनकर सभी मुस्कुराते हैं और सीमा के फैसले से पूरा परिवार खुशी से झूम रहा होता है। लेकिन असलियत में अभी भी सीमा के दिल का वो खोट मिटता नहीं है। फिर एक दिन इसकी वजह से घर वालों के सामने मुझे इतनी माफी मांगनी पड़ी और सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं। सीमा का अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं देता और वो अपने खानदानी सोने के कंगन को छुपा देती है। बहू, बहू, अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा कंगन चोरी हो गया है। सोने का कंगन था, किसी ने देखा क्या? सीमा की बात सुनते ही पूरा परिवार एक ही कमरे में इकट्ठा होता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। क्या हुआ सीमा? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम इस तरह से चीख क्यों रही हो?
चीखू ना तो और क्या करूं? सोने का कंगन चोरी हुआ है। सोने का कंगन कोई हलवे की बात नहीं है। वैसे हम सब तो अपने हैं, कुछ लोगों की फितरत कभी सुधरती नहीं है। सीमा का सीधा इशारा गौरी के ऊपर होता है। मम्मी जी, आप मुझे ताना क्यों मार रही हैं? मैंने कंगन थोड़ी ना चुराया है। हाँ हाँ, सब पता है। अब चोर खुद थोड़ी ना कहता है कि उसने चोरी की है। और फिर वो कंगन तो तुझे बहुत ज्यादा पसंद भी थे, तभी जाकर तू मेरी तारीफ कर रही थी। मम्मी जी, मुझे वो कंगन जरूर पसंद थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन्हें चोरी किए हैं। बहू, अगर सच में कंगन तुमने छुपाए हैं तो उन्हें वापस कर दो। यह कंगन कोई मामूली कंगन नहीं है, बल्कि खानदानी कंगन है। लेकिन आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, कंगन मैंने नहीं चुराए हैं। गौरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सभी की बातें सुनकर गौरी तुरंत फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन सीमा का शक नहीं बदलता और फिर पूरा परिवार अपने अपने कमरे में चला जाता है। जेठानी जी, आप इतनी देर से रो क्यों रही हैं? इस तरह आपकी सांस अटक जाएगी। कम से कम पानी तो पी लीजिए। इस घर में मुझे शादी किए हुए 1 साल होने को आया है, लेकिन किसी को भी अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ है। क्या मैं उन्हें बहू कम और गैर ज्यादा लगती हूँ? भाभी, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप चोरी नहीं कर सकती। जरूर आपको फंसाया जा रहा है और हम इसके पीछे के असलियत जरूर ढूंढेंगे। हाँ जेठानी जी, आप रोना बंद कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि आप कंगन की चोरी नहीं कर सकती। हम इसके पीछे छुपे उस साजिश करने वाले इंसान को जरूर पकड़ के रहेंगे। अब आप अकेली नहीं हैं, हम हैं आपके आंसुओं को पोंछने वाली 5 शहरी देवरानियां। इतना कहकर गौरी के आंसुओं को सभी अपने हाथों से पोंछती हैं और अगले दिन से मिशन संघर्ष शुरू कर देती हैं। जेठानी जी के आंसुओं को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें पूरे घर पर नजर रखनी होगी। मतलब अब हम बहू कम और सीआईडी ज्यादा बनेंगे। माया की बात सुनकर सभी हंस पड़ती हैं और अपने अपने काम पर लग जाती हैं। समय बीतता है और फिर रात को। पूरा दिन बीत गया, लेकिन असली चोर अभी तक सामने नहीं आया। लगता है चोर बड़ा शातिर है। उसे पता है कि हम अपनी जेठानी के लिए कदम जरूर उठाएंगे। लेकिन अगर ऐसी बात है तो हम चोर को पकड़कर जेठानी जी को निर्दोष कैसे साबित करेंगे? श्रुति इतना कहती है कि तभी स्टोर रूम से किसी के बहुत खुश होने की आवाज सुनाई देती है। ये अजीब सी आवाज कैसी है? चलकर देखते हैं, पक्का वही चोर होगा। इतना कहकर पांचों बहुएं वहां पर जाती हैं और स्टोर रूम में जो होता है वो देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कंगन किसी और ने नहीं बल्कि सीमा ने छुपाए होते हैं। घर वालों को लगता है कि मैंने बहू से माफी मांगकर सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन नहीं, मैंने बहू से माफी सिर्फ दिखावे के लिए मांगी है। उसके लिए मेरे दिल में जगह कभी नहीं बन सकती और ना ही कभी किसी को पता चल सकता है कि कंगन छुपाने के पीछे मेरा हाथ है। इतना कहकर सीमा जोर जोर से हंसने लगती हैं और पांचों बहुएं वीडियो बनाकर पूरे घर वालों को दिखा देती हैं। तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। तभी मैं सोचूं इतनी जल्दी तुम किसी से हार मान लो, ये तो बहुत मुश्किल है। माँ, आप हर बार ऐसा क्यों कर देती हैं? आप गौरी को अपना क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये गांव की गंवार मेरे लेवल की नहीं है और ये कभी मेरे दिल में जगह नहीं बना पाएगी। मैं हमेशा से नफरत करती आई हूँ और आगे भी नफरत ही करूंगी। इसका चेहरा देख मेरे शरीर के रोंगटे भी कहते हैं कि ये मेरी बहू नहीं हो सकती। इतना कहकर सीमा चली जाती है और अब पूरे परिवार को एहसास हो जाता है कि सीमा के दिल में गौरी के लिए जगह बनवाना 1 किलो चावल गिनने जैसा है। और फिर 2 महीने बाद हो जाइए सावधान, आने वाला है एक बड़ा तूफान जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। एक बड़ी बाढ़ जो नदियों को भर देगी और थोड़े से बिगड़े शहर को स्विमिंग पूल बना देगी। लगता है बाढ़ फिर से आने वाला है। अच्छा, खैर तुम लोग उस वक्त बाहर मत जाना। हाँ, हम लोग ध्यान रखेंगे। बाढ़ आने की न्यूज सुनकर सभी सावधान हो जाते हैं, लेकिन वो न्यूज सीमा नहीं सुनती है और शाम के 4 बजे मंदिर में पूजा करने चली जाती है। और तभी तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। पानी कमर से भी ऊपर तक भर जाता है और सभी डूबने की कगार पर आ जाते हैं। हे भगवान, अब मैं घर वापस कैसे जाऊं? यहाँ तो इतना पानी जम गया है कि मानो जैसे स्विमिंग पूल हो। मुझे तैरना भी नहीं आता। एक तरफ सीमा परेशान होती है तो वहीं दूसरी तरफ अरे इतनी तेज बारिश हो रही है और ये इस वक्त तो मम्मी जी के मंदिर जाने का समय है। वो जरूर मंदिर में होगी, मुझे जरूर जाकर देखना होगा। गौरी अपनी जान की फिक्र किए बिना सीमा को ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंचती है। वहीं ये खबर मिलते ही बाकी के घर के सभी सदस्य भी सीमा को बचाने मंदिर पहुंचते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। बारिश बढ़ती जा रही है और मैं अंदर डूबती जा रही हूँ। मुझे तैरना नहीं आता, कोई बचाओ मुझे। सीमा की आवाज सुनते ही वहां खड़ी गौरी अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा को बचाने उसके पास जाती है। बहू तू यहाँ? हाँ मम्मी जी, आप जल्दी चलिए। ये वक्त बात करने का नहीं बल्कि जान बचाने का है।
गौरी सीमा के साथ साथ शहर के कुछ और लोगों की भी जान बचाती है और फिर पूरा परिवार बारिश में भीगकर वापस घर लौटता है और पहली बार सीमा की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझने में कितनी बड़ी गलती करती। हर बार तुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया और तूने अपनी जान खेल के मेरी जान बचाई। मम्मी जी, आपने मेरे साथ जैसा भी व्यवहार किया, लेकिन आप मेरी माँ जैसी हो ना। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे लगा था गांव के लोग गरीब और गंवार होते हैं, लेकिन अब समझ आ रहा है कि गांव के लोग दिलदार और अपनों के लिए कुछ भी कर जाने वाले होते हैं। सीमा, इस बार भी तो तुम नाटक नहीं कर रही बहू को अपनाने का, और फिर हम सबके पीठ पीछे कर दोगी चालाकियां शुरू। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बार बहू से सच्चे दिल से माफी मांग रही हूँ। बहू हो सके तो मुझे माफ कर दे। सीमा की बातें सुनकर गौरी बिना कुछ कहे सीमा के गले लगकर उसे माफ कर देती है और तभी दरवाजे की घंटी बजती है और एक बूढ़ी औरत हाथों में पर्ची लेकर आती है। मासी, आप यहाँ, वो भी इतने दिनों बाद। आपको कैसे पता कि मेरी शादी यहाँ हुई है? समय के साथ सब पता चल जाता है। वैसे बेटी, ये ले जमीन के कागजात। तेरे पिताजी ने काफी सारी जमीन खरीदी थी जिसकी वैल्यू अब करोड़ों में है। कोई और संतान नहीं है, इसलिए इन सब पर तेरा ही तो हक है। ये सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और गौरी की मासी वो पर्ची पकड़ाकर वहां से चली जाती है और पूरा परिवार गौरी को देखने लगता है। कहाँ हम लोग मिडिल क्लास और कहाँ जेठानी जी अब करोड़ों की मालकिन बन गई। बहू, अगर तू गौतम के साथ इस घर को छोड़कर जाना चाहती है तो तू जा सकती है, क्योंकि अब करोड़ों की मालकिन इस छोटे से घर में थोड़ी ना रहेगी। मम्मी जी, खुश रहने के लिए प्यार और अपनों के साथ की जरूरत होती है, पैसों की नहीं। पहले भी ये घर मेरा था और आज भी ये घर मेरा है। वैसे गौरी, अब तुम इतने सारे पैसे का क्या करोगी? इनमें से 1 रुपए की भी मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, इसलिए इन्हें मैं नहीं रखूंगी। मैं जमीन को बेचकर गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगी। वाह जेठानी जी, आपकी सोच तो सचमुच बहुत अच्छी है। हमारी सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ आप सोचना शुरू करती हैं। हाँ, क्योंकि वो स्कूल खुलवाना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि जैसे मुझे सब कुछ सहना पड़ा वैसे किसी और को कम एजुकेशन की वजह से, गांव में होने की वजह से ये चीज़ें सहनी पड़े। क्योंकि आप 5 देवरानियां थी मेरे पास, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए, लेकिन उनके पास कौन होगा? गौरी की बात सुनते ही सभी के चेहरे पर मुस्कान और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ दिनों बाद गौरी अपनी 5 देवरानियों के साथ मिलकर जमीन को बेच देती है और गांव में स्कूल खुलवाती है और फिर उद्घाटन के दिन। देखिए, हमें आज विश्वास नहीं हो रहा, जो बच्ची पढ़ाई करने के लिए दर दर भटकती थी, आज वो लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट विद्यालय खुलवा रही है। अरे असल मायनों में इसे ही तो समय का खेल कहते हैं। जो पढ़ाई के लिए अलग अलग स्कूलों में ठोकरें खाती थी, आज वो खुद स्कूल खोल रही हैं। सभी की बातें सुनकर गौरी की आंखें भर आती हैं और तभी स्टेज पर सीमा आती है और तुरंत गौरी के पैरों पर गिर जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे पहचाने में। तो जैसी नेक दिल और नेक स्वभाव की लड़की के साथ मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी अपराधी हूँ। अरे मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे पैर छूकर माफी क्यों मांग रही हैं? क्या मुझे नरक भेजना चाहती हैं? नरक तो मुझे जाना चाहिए बहू। अगर तेरी 5 देवरानियां नहीं आती तो शायद आज मेरी आंख ना खुल पाती और मैं तेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती रह जाती। सीमा की बात सुनकर गौरी तुरंत सीमा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है। मम्मी जी, बड़ों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। आपको मेरे पैरों पर गिरकर इस तरह माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, माफी मांगने से अच्छा है अगली बार तुम ये याद रखना, इंसान की पहचान गांव और शहर से नहीं, अमीर या गरीब से नहीं, बल्कि दिल से होती है, उसके स्वभाव से होती है। अगली बार ये नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं हर एक इंसान को बराबर समझूंगी और बराबर काम करवाऊंगी। ये सब देखकर गांव के जुटे सभी लोगों की आंखें भर आती हैं, सभी भावुक हो जाते हैं और तभी सरपंच कहते हैं, देखिए, इस गांव की माननीय सदस्य होने के नाते और स्कूल खुलवाकर गांव का भला करने के नाते पूरा दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। भले ही पूरा गांव मेरा शुक्रिया अदा क्यों ना करे, लेकिन मैं अपनी 5 देवरानियों का शुक्रिया अदा करूंगी। ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो पाया है। उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी है, उन्होंने ही सच्चाई सामने लाई और वही थी जो मेरे आंसू की अहमियत को समझ पाई। ये सुनते ही 5 देवरानियां खुश हो जाती हैं और स्टेज पर जाती हैं और फिर सास बहू मिलकर रिबन कट करती हैं और साथ ही एक दूसरे से गले मिल जाती हैं। इस तरह एक गांव की जेठानी अपनी सास का दिल जीतती है और वहीं शहरी देवरानियां हर मोड़ पर अपनी जेठानी की ढाल बनकर खड़ी रहती हैं।